इस पर्टिकुलर वीडियो में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट देख लेंगे। तो एक्ट से रिलेटेड जो पीडीएफ है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। तो जो मेरा हैंड रिटन नोट्स और साथ में जो हाईलाइटेड पीडीएफ वर्जन है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अलावा आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है देन डू सब्सक्राइब द चैनल। अब यहाँ पे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट देख लेते हैं। अब 2019 में ये सवाल आया था। तो the Environment Protection Act 1986 empowers the Government of India to state the requirement of public participation in the process of environmental protection and procedure and manner in which it is sought. और second, lay down the standards for the emission of discharge of environmental pollutants from various sources. अब आप देखेंगे जब Environment Protection Act में अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में सारे प्रोविजंस को डील करेंगे तो सेकंड है lay down the standards, वो आपका एक्ट में लिखा गया है। और जो पहला है स्टेट द रिक्वायरमेंट फॉर पब्लिक पार्टिसिपेशन, ये डायरेक्टली एक्ट में नहीं लिखा गया है। कहीं आप एक्ट को पढ़ेंगे तो देख लेंगे कि स्टैंडर्ड्स फॉर वेरियस पॉल्यूटेंट्स लिखा गया है, वेरियस पॉल्यूटेंट्स को डिफाइन किया गया, एनवायरनमेंट को डिफाइन किया गया, लेकिन कहीं ये नहीं लिखा गया कि पब्लिक पार्टिसिपेशन नेसेसरी होगा। और पब्लिक पार्टिसिपेशन तो इसका आंसर यहाँ पे B2 ओनली हो जाएगा। मैक्सिमम कोचिंग इंस्टीट्यूट वहाँ पे गलत आंसर दिए थे। और उसके अलावा जो पब्लिक पार्टिसिपेशन ना ही कैंपा में लिखा गया है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन मैंडेटरी नहीं लिखा गया है, ना ही ईपीए में लिखा गया है। वो केवल एफआरए पर्टिकुलर एक्ट में होता है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन नेसेसरी होता है। क्योंकि जब एफआरए का क्लेम जाता है तो सबसे पहले ग्राम सभा से आता है, फिर उसके बाद फिर सब डिविजनल लेवल अथॉरिटीज़ पे आएगा, फिर डिविजनल लेवल अथॉरिटीज़ पे आता है। तो वहाँ पे केवल एफआरए के केस में जो है कि मैंडेटरी हो जाता है पब्लिक पार्टिसिपेशन। उसके अलावा कोई इन्वायरमेंट और पॉल्यूशन या फिर फॉरेस्ट रिलेटेड एक्ट्स में मैंडेटरी नहीं है पब्लिक पार्टिसिपेशन। तो ये सवाल था, आप इजीली डील कर सकते थे। अब इस पर्टिकुलर एक्ट को हम लोग डील कर ही लेते हैं। अब ये रहा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये तो प्रीलिम्स का हम लोग सवाल देख लिए। अब उसके अलावा अब मेंस और इंटरव्यू के एंगल से जो प्रोविजंस तो हम यहाँ पे देखेंगे ही। और उसके अलावा पहले मैं थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूँ। तो हिस्ट्री में क्या है इसके कि ये आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को इन्वोक करके इसको लाया गया था। अब कुछ कुछ एक्ट्स देख लीजिए। एयर एक्ट जो है, एयर पॉल्यूशन एक्ट, ठीक है। उससे पहले एक वाटर पॉल्यूशन एक्ट था 1974 जिसके तहत सीपीसीबी बॉडी पहली बार बनी थी। उसके बाद एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को और वाटर पॉल्यूशन एक्ट को 252 आर्टिकल को इन्वोक करके लाया गया था। रीज़न कि जब 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पारित करना था तो उस समय जो वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ था, स्टेट सब्जेक्ट था। वाटर भी इंट्री 17 में एक स्टेट सब्जेक्ट है, इंट्रा स्टेट वाटर। तो अब स्टेट सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट लॉ कैसे बनाएगा? तो आर्टिकल 252 को इन्वोक करके जब कुछ स्टेट्स कंसेंट दे देते हैं पार्लियामेंट को कि आप मेरे लिए लॉ बनाइए। और जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और एयर पॉल्यूशन एक्ट है, ये दोनों आर्टिकल 253 को इन्वोक करके बनाया गया था कि अगर हम किसी इंटरनेशनल कन्वेंशन को लीगल बैकिंग देना चाहते हैं इंडिया में तो हम आर्टिकल 253 को इन्वोक करके पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। अब ये दोनों एक्ट के लिए, ईपीए के लिए और एयर एक्ट के लिए, स्टॉकहोम कन्वेंशन में ऐसी बातें की गई थी कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड कंप्रेहेंसिव लॉ होगा, एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड कंप्रेहेंसिव लॉ होगा। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन को लीगल बैकिंग देने के लिए ये दोनों लॉ बनाया गया था इंडिया में, और आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को इन्वोक करके। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। अब एयर एक्ट और वाटर एक्ट में क्या क्या डिफरेंस था वो मैंने आपको पिछले पर्टिकुलर वीडियो में बता दिया था। वो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द एयर एक्ट और वाटर एक्ट आपको पता होना चाहिए क्योंकि पॉल्यूशन डायरेक्टली आपके मेंस के सिलेबस में है, तो वहाँ से पूछा जा सकता है। अभी नोट्स में नहीं है तो फिर उसके बाद फिर हवाबाजी वही सीपीसीबी एसपीसीबी पे कुछ घुमा के आप आंसर लिखोगे, लेकिन हाँ टू द पॉइंट वो नहीं होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में मैंने आपसे बात कर लिया। अब इस एक्ट के बारे में देख लेते हैं। तो क्या क्या जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है, प्रोविजन से पहले आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, तो आर्टिकल 253 को इन्वोक करके ये बनाया गया था स्टॉकहोम कन्वेंशन को लीगल बैकिंग देने के लिए। और इमीडिएट रीजन क्या था कि 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, तो अब है कि अब लॉ बनाना जरूरी था, कंप्रेहेंसिव लॉ ऑन एनवायरनमेंट, तो ये बनाया गया था। अब उसके अलावा देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन इन्वायरमेंट का क्या है, इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट का और हाइजार्डस सब्सटेंस का क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये यूपीएससी आपसे मेंस में भी पूछ सकती है क्योंकि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड सबसे ज़्यादा कंप्रेहेंसिव लॉ और क्या डेफिनेशन है इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट का, इन्वायरमेंट का। तो अब इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट या पॉल्यूशन आपके मेंस के सिलेबस में है, तो पॉल्यूशन का क्या डेफिनेशन है इन द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट या इन द वाटर पॉल्यूशन एक्ट या एयर पॉल्यूशन एक्ट, वो आपको पता होना चाहिए। तो इन्वायरमेंट मीन्स वाटर, एयर एंड लैंड एंड द इंटर रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट अमॉन्ग
between water, air and land and human beings and other living creatures, plants and microorganisms and property. Microorganisms और property वगैरह को भी इंक्लूड किया गया. काफ़ी comprehensive definition. एक बार आप देख लीजिएगा या देख के लिख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा. अब मेंस के नोट्स में आपको ये सब डालना होगा. Environment pollutant means any solid, liquid or gaseous substance present in such concentration as may intend to be injurious to environment. तो beyond a certain concentration अगर कोई pollutant कोई भी substance पाया जाता है तभी वो pollutant होता है. Hazardous substance by its very nature वो hazardous होता है बिकॉज ऑफ इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. उसमें कुछ कट ऑफ कंसेंट्रेशन का कोई कंसेप्ट नहीं होता है. तो hazardous substance means any substance of preparation which by reason of its chemical या physico chemical properties or handling is liable to cause harm to human beings, other living creatures, plants, microorganisms, property and environment. अब यहाँ पे देख लीजिए सेक्शन 3 में क्या है कि सेक्शन 3 में सेंट्रल जनरल पावर्स दी गई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को. पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक मेजर्स टू कंट्रोल पॉल्यूशन इन द इन्वायरमेंट. अब क्या क्या कर सकते हैं तो सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को कोऑर्डिनेट करके कुछ एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट में कुछ एक्शन ला सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, स्टैंडर्ड्स ले डाउन कर सकते हैं कि इतने से ज़्यादा आप पॉल्यूटेंट का कंसंट्रेशन इन्वायरमेंट में इमिट नहीं कर सकते हैं. कुछ ऐसे एरियाज रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं जहाँ पे कुछ इंडस्ट्री सेटअप नहीं की जाएगी. अब इसी पर्टिकुलर सेक्शन के तहत क्या है ना कि अब आप देखेंगे कि ताज ट्रेपेजियम है ना, ताजमहल के चारों तरफ इसी को इन्वोक करके बनाया गया है कि हाँ ताज ट्रेपेजियम में कोई इंडस्ट्रीज नहीं होंगी ताकि ताजमहल को हम ना पहुंचाया जा सके. हजार्डस सब्सटेंसेस से रिलेटेड भी कुछ कुछ जनरल पावर्स वगैरह दी गई है. तो ये जनरल पावर्स वगैरह की बात है कि क्या क्या जनरल पावर्स है. एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन. अब किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जाके वहाँ पे क्या कितना पॉल्यूटेंट निकल रहा है तो इंस्पेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से सैंपल ले सकते हैं. वो सैंपल यहाँ लेबोरेटरी में जाएगा, उस लेबोरेटरी को रिकॉग्निशन भी देती है सेंट्रल गवर्नमेंट और फिर उसका रिपोर्ट आएगा. उसके मुताबिक अगर सही में पॉल्यूट कर रहा है तो फिर पेनल्टी भी है. पेनल्टी सेक्शन 15 ऑफ दिस एक्ट में डील करता है. अब सेक्शन 3 सब क्लॉज 3 के तहत क्या है ना कि कुछ कुछ ऑथोरिटीज़ बनाने का भी पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. ठीक है. अब उसका सेक्शन 4 में क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड देयर पावर एंड फंक्शंस. कुछ ऑफिसर्स अपॉइंट करने का भी पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. किसके लिए? इन ऑर्डर टू इंश्योर कि इन्वायरमेंट पॉल्यूट ना हो. उसके अलावा पावर टू गिव डायरेक्शंस. अब सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शंस दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट वगैरह को भी या डिफरेंट बॉडीज को भी इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को कर्व करने के लिए. उसके अलावा रूल्स वगैरह भी बना सकती है सेक्शन 6 के तहत. तो सेक्शन 3 के तहत जनरल पावर्स थी और उसी में 3 सब क्लॉज 3 के तहत कुछ बॉडीज ऑथोरिटीज बना सकते थे. सेक्शन 4 के तहत जो था कि ऑफिसर्स वगैरह अपॉइंट होते थे. सेक्शन 5 के तहत डायरेक्शंस दिए जाती थी. सेक्शन 6 के तहत रूल्स बनाए जाते थे और इसी के तहत बतेरे रूल्स बने हुए हैं. अब रूल्स 1989 बना हुआ है जो जीएम क्रॉप्स को रेगुलेट करता है, जिसके तहत जियाक बॉडी बनी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी. उसके अलावा आपका ईआईए रूल्स बना हुआ है 2006 जिसमें एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट उसी रूल्स के तहत होता है. फिर उसके अलावा आपका ईएसजेड रूल्स है 2011, इको सेंसिटिव जोन रूल्स है 2011. उसके अलावा 2017 का वेटलैंड रूल्स है. उसके अलावा 2019 का सीआरजेड नोटिफिकेशन है. उसके अलावा 5 टोटल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है. कौन कौन? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स और हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स. ये पांचों वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बनाए गए इसी पर्टिकुलर एनवायरमेंट एक्ट के सेक्शन 6 को इन्वोक करके. तो ये सारे रूल्स के नाम आपको पता होना चाहिए और इन डेप्थ में उन सारे रूल्स को मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो कुछ मैं आपको डिस्कस कर लूँगा. और टोटल अब इसी वीडियो में डिस्कस करना तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ये पेरेंट एक्ट को डिस्कस करने के लिए पर्टिकुलर वीडियो मैंने बनाया था. उसके अलावा जो सेक्शन 7 में क्या है कि अब हर पॉल्यूटेंट का एक स्टैंडर्ड सेट हो जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बोल दें कि अगर हम कोई भी पर्टिकुलर कंपनी लेट से SO2 को इमिट कर रही है तो बियॉन्ड अ सर्टेन कंसेंट्रेशन जो भी वो एयर इमिट कर रही है उसमें बियॉन्ड ए सर्टेन कंसेंट्रेशन SO2 का कंसेंट्रेशन नहीं होना चाहिए. उससे ज़्यादा अगर इमिट करेगी तो वो क्राइम है. नो पर्सन्स कैरिंग ऑन एनी इंडस्ट्री कैन डिस्चार्ज एनी इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट इन एक्सेस ऑफ सच स्टैंडर्ड्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड. प्रेस्क्राइब कौन करता है? वो बॉडी जनरली CPCB करती है या फिर गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं किसी बॉडी को पावर दे सकती है. उसके अलावा हाजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट को कोई हैंडल नहीं कर सकता है जब तक परमिशन ना मिले. तो ये सेक्शन 8 हाजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स से है. उसके अलावा आप देखेंगे पावर ऑफ एंट्री एंड इंस्पेक्शन है टू सर्टेन ऑफिसर्स इस एक्ट के तहत. उसके अलावा जो एयर एक्ट और वाटर एक्ट में था ना कुछ सेम प्रोविजन है. पावर टू टेक सैंपल्स. अब वो सैंपल्स लेंगे. अब सैंपल्स लेंगे
तो उसके बाद इन्वायरमेंटल लेबोरेटरीज में जाएगा, फिर उसके बाद रिपोर्ट पब्लिश, गवर्नमेंट एनालिस्ट होंगे वो रिपोर्ट्स पब्लिश करेंगे। अब सेक्शन 15 पेनल्टी से रिलेटेड है, कितना पेनल्टी, अप टू 5 ईयर्स इंप्रिजनमेंट है या 1 लाख तक का फाइन है, और फिर भी आप रिपीटेड ऑफेंस करेंगे तो 5,000 रुपये प्रतिदिन आपको बढ़ते जाएगा जो फाइन है। अब ये 1 लाख से 1 करोड़ बनाने का प्रयास था, अब वो जो बिल था वो एक्ट बनाए कि नहीं बनाए मैं इस पर श्योर नहीं हूँ, ठीक है। ऑफेंसेस बाय कंपनीज वगैरह को भी, ऑफेंसेस बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया जो एयर एक्ट और वाटर एक्ट में भी था। उसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, हमेशा होता है कि कोई भी ऑफिसर अगर गुड फेथ में कुछ एक्शन लेता है तो उसको हम प्रोटेक्शन देने की कोशिश करते हैं। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस कौन होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट या अथॉरिटी या कोई एक पर्सन जो 60 दिन से ज़्यादा पीरियड की से पहले नोटिस दे चुका है। मतलब है कि अब इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत आप किसी कंपनी पे एक्शन लेंगे तो कौन वो कंप्लेन करेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है सू मोटो, या फिर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिजिग्नेटेड अथॉरिटी कर सकती है, या कोई सिटीजन भी कर सकता है। लेकिन सिटीजन गवर्नमेंट को या उस अथॉरिटी को, जो भी डिजिग्नेटेड अथॉरिटी है, उसको 60 दिन से ज़्यादा पहले बताएगा, नोटिस देगा, उसके बाद वो अथॉरिटी देखेगी, उसके बाद फर्दर वो एक्शन लेगी। तो अगर किसी को कंप्लेन करना है किसी सिटीजन को, तो 60 दिन, कंप्लेन करने से 60 दिन पहले आपको एक नोटिस देना पड़ता है जो भी डिजिग्नेटेड अथॉरिटी है उसको। सिविल कोर्ट्स एंटरटेन नहीं करेगा इस एक्ट से रिलेटेड कुछ भी कंप्लेन। उसके अलावा पावर टू डेलीगेट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर टू डेलीगेट भी है, अपने फंक्शन को डेलीगेट भी कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स भी बना सकता है। अब एयर एक्ट और वाटर एक्ट में क्या था कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों रूल्स बनाते थे, लेकिन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में केवल सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाएगा। अब ऐसा ऑप्शन आ गया कि अगर बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक रूल्स इन एयर एक्ट, वाटर एक्ट एंड द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बना ही नहीं सकता है। अब उसके अलावा इस एक्ट के तहत अब रूल जनरली होता है कि वो बनाता एग्जीक्यूटिव है, लेकिन हाँ पार्लियामेंट में 30 दिन तक रखा जाता है, और वहाँ पे हाँ वोटिंग नहीं होती है, लेकिन हाँ वो लोग डिस्कस कर सकते हैं रूल्स को। ये हर रूल्स के बारे में बात है कि इस एक्ट के तहत की रूल्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। और उसके अलावा अब इतने प्रोविजंस देख लिए तो प्रीलिम्स के लिए काफ़ी है। और अब यहाँ पे क्या है कि अब दो चीज़ देख लेते हैं कि एक आपसे अगर ये पूछा जाए कि इस एक्ट को और इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या वे फॉरवर्ड है, तो एक TSR सुब्रमण्यम कमेटी बनी थी। यही कमेटी बाद में एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए भी बनेगी, लेकिन इसके रिकमेंडेशंस को नहीं एक्सेप्ट किया गया था बाद में, कि कस्तूरी रंगन कमेटी बनी थी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसके बेसिस पे बनी है। तो TSR सुब्रमण्यम कमेटी जब बनी थी इस पर्टिकुलर एक्ट्स के इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड, तो वो बोली थी कि एक कंप्रिहेंसिव लॉ होना चाहिए इन्वायरमेंट से रिलेटेड। अभी क्या है कि भतेरे वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड एक्ट है, फॉरेस्ट से रिलेटेड एक्ट है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक्ट है, लेकिन एक कंप्रिहेंसिव एक्ट होना चाहिए इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो सब कुछ से रिलेटेड डील करे, फॉरेस्ट से रिलेटेड से, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड से, इन्वायरमेंट से रिलेटेड से। उसका रीजन क्या था कि अब होता क्या है कि इतने सारे एक्ट है ना, तो किसी भी एक इंडस्ट्री को अगर सेटअप करना है तो दुनिया भर का क्लियरेंस लेना होता है। फॉरेस्ट क्लियरेंस अलग चलेगा, एनवायरमेंट क्लियरेंस अलग चलेगा, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस अलग चलेगा, टेक्निकल क्लियरेंस तो अलग है ही है, और सोशियो इकोनॉमिक क्लियरेंस तो अलग है ही है। तो अब इतने सारे क्लियरेंस लेने होते हैं ना, एक लॉ होगा ना तो एक ही क्लियरेंस होगा। तो ये जो पूरा सिस्टम होता है इंडस्ट्रीज को क्लियरेंस लेने का, वो काफ़ी सिस्टमेटिक और एक तरह से बोल लीजिए वन स्टॉप सोल्यूशन हो जाएगा उन लोगों के लिए। अभी भी यहाँ परिवेश पोर्टल है तो मेनली वो डील करता है इन्वायरमेंटल क्लियरेंस है, फॉरेस्ट क्लियरेंस अपना चलता है, और फिर वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस अपना चल रहा है, तो तीनों चल रहा है। अब एक ही हो जाएगा जिसमें तीनों चीज़ डील कर लेंगे, वो बेटर है ना, तो इंडस्ट्रीज के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इसलिए वो बोले थे कि अब एक ही लॉ होना चाहिए इन्वायरमेंट से रिलेटेड। दूसरा बोले थे कि इंडियन इन्वायरमेंट सर्विस होनी चाहिए। तो अभी क्या है कि मेनली जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है वो फॉरेस्ट रिलेटेड मैटर से ज़्यादा डील करती है, इन्वायरमेंट रिलेटेड मैटर से उतना पावर उनको है नहीं। तो अब वो पावर DCDM को डेलीगेट होता है, मेन पावर उन्हीं के पास होता है। तो अब है कि अब इंडियन इन्वायरमेंट सर्विस बनेगी ना, तो फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और इन्वायरमेंट से रिलेटेड पावर्स उनको दी जाएगी। तो ये सब जो चीज़ें, जो इन्वायरमेंट और पॉल्यूशन से रिलेटेड जो चीज़ें वो नेग्लेक्टेड रहती हैं, तो जब इंडियन इन्वायरमेंट सर्विस है तो ये पॉल्यूशन से रिलेटेड चीज़ें, वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें वो देखेंगी। तो अब है कि वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, पॉल्यूशन अबेटमेंट से रिलेटेड, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड बेटर इंप्लीमेंटेशन हो पाएगा। और उसके अलावा क्या था कि 5 वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है। अब 5 वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में आप देखेंगे ना कि आपकी रूल्स तो बना हुआ है कि, लेकिन अब क्या है कि लोअर लेवल्स पे ना ब्यूरोक्रेसी नहीं होती है। अब वहाँ पे तो एक लैकुना, एक वैकम होता है, तो अब इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाता है।
आप कोई भी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स देख लीजिए, हाँ ठीक है रूल्स है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में है कि CTE CTO का कंसेप्ट है कि कंसेंट टू स्टैब्लिश होगा तभी आपका क्लिनिक खुलेगा, कंसेंट टू ऑपरेट होता है, रेगुलर लेवल पे कंसेंट लेना पड़ता है। लेकिन अगर वो फ्री में मतलब फ्री फोकट का इंजेक्शन ऐसे बाहर फेंक देते हैं तो कुछ ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर पेनल्टी लगती है, कोई है नहीं इस रूल्स को इन्फोर्स करने के लिए। तो प्रॉब्लम वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल्स में दिक्कत है। अगर शायद अगर इंडियन इन्वायरमेंट सर्विस बन जाए तो बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स या फिर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो पाएगा। अब उसके अलावा रूल्स के बारे में अगर देख लें तो जो पांचों जो वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है इस पर्टिकुलर वीडियो में तो नहीं डिस्कस कर पाऊंगा, लेकिन आप कुछ बता देता हूं। जैसे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आप अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का बैन हो चुका है 20 पर्टिकुलर आइटम्स के लिए। उसके अलावा एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ई वेस्ट के लिए था, लैंडफिल्स वगैरह से रिलेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है। तो ये सब आपको बस पता होना चाहिए। तो पांचों जो रूल्स हैं उसके पांच इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आप लिख लीजिएगा। तो ये आपका इनफैक्ट प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है, अब मेंस के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि पॉल्यूशन आपका मेंस में डायरेक्ट टॉपिक है। तो कौन कौन रूल्स है, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल, hazardous वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। उसके अलावा एक रूल्स 1989 है जो GM क्रॉप्स को रेगुलेट करता है और उसी के तहत जियाक बॉडी बनी थी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके अलावा आपका वेटलैंड रूल्स है। तो ठीक है, वेटलैंड्स में एक सेंट्रल बॉडी और एक स्टेट बॉडी होती है। जो वेटलैंड रूल्स है 2017 का, तो सेंटर वाली जो बॉडी होती है नेशनल वेटलैंड कमेटी, उसका काम होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वेटलैंड्स और गाइडलाइंस जारी करना वेटलैंड्स के कंजर्वेशन से रिलेटेड। स्टेट का जो बॉडी होती है उसका काम होता है उन्हीं गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करना। तो वेटलैंड रूल्स जो है 2017 का है। ठीक है, EIA रूल्स 2006 का है, 2020 का अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। EIA रूल्स से रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। और उसके अलावा CRZ रूल्स है। तो CRZ रूल्स लेटेस्ट जो बना था 2019 का था सालिस नायक कमेटी के बाद। तो जो उसमें 4 जोन्स होते हैं, 1 में कौन आते हैं जो प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, 2 में कौन आते हैं जो अर्बन एरियाज होते हैं, 3rd में कौन आते हैं जो रूरल एरियाज होते हैं, ये लैंडवर्ड साइड होता है। और जो CRZ जोन 4 होता है वो सीवर्ड साइड होता है। अब 11 और 19 में क्या डिफरेंस था, सालिस कमेटी ने क्या बोला, सालिस नायक कमेटी ने, अब ये थोड़ा पुराना हो गया, उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं रहा है, ऐसे आप नेट पे देख सकते हो। उसके बाद एक ESZ रूल्स है। तो ESZ रूल सबसे पहले जो आपका बना था, ESZ रूल्स होता क्या है, तो ESZ रूल्स है कोई भी आपका प्रोटेक्टेड एरिया ना, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, तो उसके 10 किलोमीटर दूर तक हम क्या होते हैं कि ESZ को डिमार्केट कर देते हैं। तो उसको थोड़ा सा समझा देता हूँ अगर वो आपको नहीं पता है। ये भी आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड ही है। एक बार प्रीलिम्स में सवाल आ गया था कि ESZ रूल्स आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड बनता है, तो वो गलत था। अब जैसे ये आपका मान लीजिए कोई एक नेशनल पार्क है, तो 10 किलोमीटर दूर तक, ये 10 किलोमीटर का एरिया लेट से ESZ डिक्लेयर कर देता है। ये डिक्लेयर करते हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन रूल्स के तहत। तो ये 10 किलोमीटर की पेरिफेरी में ना कुछ एक्टिविटीज़ आपका प्रोहिबिटेड होता है, नहीं हो सकता है। जैसे आपका माइनिंग नहीं हो सकता है, आपका कुछ पॉलिटिंग इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो सकता है, सॉ मिल्स नहीं बन सकता है, कुछ चीज़ें रेगुलेटेड होता है। जैसे फेलिंग ऑफ ट्रीज रेगुलेटेड होता है, कुछ कंडीशन में फेलिंग ऑफ ट्रीज अलाउ किया जाता है डेवलपमेंटल पर्पस के लिए। कुछ परमिटेड होता है जैसे रेन्यूएबल एनर्जी, ऑर्गेनिक फार्मिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सब परमिटेड होता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि 10 किलोमीटर ही हो, 10 किलोमीटर से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। नोटिफाई कौन करता है इस चीज़ को, तो इस चीज़ को नोटिफाई करता है मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और इस पर्टिकुलर ESZ में अगर कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करना है तो EC लेना, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना मैंडेटरी हो जाता है। और ये विड्थ केवल 10 किलोमीटर डिफर भी कर सकते हैं, कहीं 10 किलोमीटर से कम भी हो सकती है, कहीं ज़्यादा भी हो सकती है। तो बस दिस इज़ ऑल। ये वीडियो आपको अच्छा लगा देन डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और उसके अलावा इसका जो PDF होगा वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है।